हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप लोग सब लोग पिछले एमसीक्यूज कर चुके होंगे और मेरे लाइव वीडियोस भी देख रहे होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं। ओके, तो आज का पहला एमसीक्यू है बच्चे, बी लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू करने का डिसाइड किया है। बी लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स। ओके, applications were received for 40,000 shares and pro rata allotment was made to 30,000 shares only, right। तो कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करे बच्चों? कंपनी ने इशू करे शेयर्स 20,000। एप्लीकेशंस जो आई है वो आई है 40,000 के लिए, और कंपनी ने प्रो राटा जो अलॉटमेंट करी है वो करी है सिर्फ 30,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि 10,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी 40 माइनस 30 वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो आपकी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस कितनी है? आपकी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस है 10,000। तो बच्चे यहाँ से जो आपका प्रो राटा का रेशियो निकलेगा, प्रो राटा का रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी 3 शेयर्स द कंपनी अलॉटेड ओनली 2 शेयर्स। फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड द कंपनी अलॉटेड ओनली 2 शेयर्स। अब आगे क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है रंजन हैज बीन अलॉटेड 150 शेयर्स। बच्चे ध्यान देना, आपको अलॉटेड वाली फिगर दी हुई है, आपको अलॉटेड वाली फिगर दी हुई है। और क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी शेयर्स ही वुड हैव अप्लाइड फॉर। उसने अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए किया होगा। तो जब आपको अलॉटेड दिया होता है और आपको अप्लाइड निकालना होता है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहां पर आएगा कि उसने 150 के, उसको 150 अलॉट हुए तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? तो आपको 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 75 इंटू 3 इज 225 शेयर्स। तो उसने कितने शेयर्स के लिए बच्चों अप्लाई किया होगा? उसने अप्लाई किया होगा 225 शेयर्स के लिए, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। बुक वैल्यू यानी कि जो आपको बैलेंस शीट में फिगर दे रखी है वो है 40,000। बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 40,000। ओके, इन्वेस्टमेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाई 20%। यानी कि जो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड के ऊपर, बैलेंस शीट में आपको एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है 40,000 में, ये 20% से अंडर वैल्यूड है। मतलब क्या? इसकी मार्केट में वैल्यू जितनी भी है, सपोज इसकी मार्केट में वैल्यू x है, तो अभी ये जिस वैल्यू पे आ रही है दैट इज 80% ऑफ दिस फिगर। 80% ऑफ दिस फिगर। तो हमको नई बैलेंस शीट बनाते हुए रिवाइज वैल्यू जो मार्केट में, इसके ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिखना है, राइट। तो पूछा क्या आपसे? व्हाट इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बच्चे अगर ये 40,000 इज 80%, देन यू नीड टू डिवाइडेड इट बाय 80%। एंड 40,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 80% से, देन आंसर विल बी 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी है? 50,000। बिकॉज 50,000 का 20% होता है बच्चे 10,000, और अगर मैं 50,000 से 10,000 लेस कर दूं तो ये वैल्यू आती है 40,000 विच इज 80%। और इसी पे ये रिकॉर्ड हुआ है। और हमसे पूछा क्या है कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है। तो एक्चुअल करंट मार्केट वैल्यू जो है बच्चे वो है 50,000 रुपीज। ठीक है, वो है 50,000 रुपीज। आई होप ये वाला एमसीक्यू भी आपको क्लियर होगा। चले आगे। बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। क्या क्वेश्चन है ये? ऑन 1st September 2020 a partner introduced additional capital of 2 lakh। तो 1 सितंबर को बच्चे एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है ₹2 लाख की, और उसी दिन उसने फर्म को लोन भी दिया है। कितने रुपए का बच्चों? 3 लाख रुपीस का। 3 लाख रुपीस का लोन भी उसने फर्म को दिया। कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है,
तो बताओ एडिशनल कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या लोन जो पार्टनर ने दिया है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा? यस मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पहला कैच तो यहाँ पर ही था, छोटा सा कैच था जो आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा कि एडिशनल कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन एडिशनल लोन पे आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को, राइट। ऑन 31 मार्च 2021 टोटल इंटरेस्ट अलाउड टू अ पार्टनर। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा बच्चे? इसी पर होगा, सिर्फ 3 लाख पे। तो कितना होगा? 3 लाख इंटू 6% इंटू टाइम अपॉन 12। नाउ टाइम में बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दी हुई है डेट 1 सितंबर। बच्चे 30 सितंबर का अगर लोन होता तो हम 6 महीने लेते, और हमें आदत है इसको 30 सितंबर, जैसे हमको सितंबर दिखता है हम सीधा क्या करते हैं 6 मंथ्स ऐड कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर से अगर हम काउंट करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इट इज कमिंग टू 7 मंथ्स, नॉट 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो इसका आंसर आएगा ₹10,500। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो द आंसर विल बी 10,500। अगर आपने 6 मंथ्स ले लिया तो आंसर आ जाएगा आपका 9,000, विच विल बी अ रॉन्ग आंसर, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज 10,500। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन भी क्लियर है? चले आगे। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है फिर से। क्या क्वेश्चन है बच्चे? कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीने की। कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है? 12 मंथ्स की ओसीएस की। इस कंपनी ने 8% 5 लाख डिवेंचर्स इशू करे हैं 1 अप्रैल 2019 को। ओके, 1 अप्रैल 2019 इसकी डेट ऑफ इशू है। 1 अप्रैल 2019 है डेट ऑफ इशू, और ये रिडीमेबल है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कब कब पड़ेंगी बच्चे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। आप ऐसी टाइमलाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या पड़ेगी? पहली डेट पड़ेगी 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022, 31/3/2023 और 31/3/2024, राइट। 20, 21, 22, 23, 24 तक जाकर के ये सारे के सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे 5 लाख के। आपसे क्या पूछा हुआ है? 31 मार्च 2021 को जो कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, 31 मार्च 2021 यानी कि यहाँ पर 31 मार्च 2021 को जो कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी उसमें ये डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे। बच्चे आपको देखना है यहाँ तक कितनी रिडम्पशन हो चुकी है, यहाँ तक कितनी रिडम्पशन हो चुकी होगी बच्चे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे एक ही रिडम्पशन हुई है, तो एक रिडम्पशन तो आपकी यहाँ हो चुकी। एक रिडम्पशन 31/3 को सुबह सुबह हो गई होगी, सुबह सुबह हो गई होगी। बैलेंस शीट आप कब बनाओगे? एंड ऑफ डे पे बनाओगे। बैलेंस शीट आप कब बनाओगे? ईओडी पे बनाओगे। ईओडी पे आपकी 2 रिडम्पशंस हो चुकी हैं। अब आपकी कितनी रिडम्पशन बची है बच्चे? एक 1 लाख यहां पर और 2 लाख यहां पर, जिसमें से 1 लाख तो आपका अगले ही साल विद इन अ ईयर पड़ने वाला है। तो ये किस में आएगा बच्चों? करंट लायबिलिटीज में आएगा। कौन से वाले हेड में? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में। और ये 2 लाख जो है ये आपका लॉन्ग टर्म डेट बनेगा, राइट। क्लियर है सब लोगों को? दोबारा से बता रहा हूं, ये 2 रिडम्पशंस आपकी हो चुकी हुई है, ये 3 बची हुई है, जिसमें से एक है विद इन 12 मंथ्स और एक 2 लाख है आफ्टर 12 मंथ्स। तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है एंड दिस इज योर नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? ओके, सो योर करेक्ट आंसर विल बी 1 लाख एज करंट लायबिलिटी एंड 2 लाख एज नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चले आगे। वेरी गुड। ये क्या क्वेश्चन है बच्चों? देखो जरा, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। तो आपको क्या दे रखा है? डेट अपॉन इक्विटी दे रखा है। डेट अपॉन इक्विटी आपको दे रखा है 2:1। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बच्चे इन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज किए 2 लाख रुपए के, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने बाद इनकी पेमेंट होनी है, 2 महीने बाद इनकी पेमेंट होनी है। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटी का नाम फॉर एग्जांपल वेंडर है यहाँ पर, वेंडर फॉर एफए। तो बच्चे कौन कौन से दो हेड्स इस एंट्री की वजह से टच होंगे, आपके इफेक्ट होंगे? एक होएगा फिक्स्ड एसेट्स और एक होएगा करंट लायबिलिटीज। क्या मेरी रेशियो में कहीं पर भी फिक्स्ड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कोई इन्वॉल्वमेंट है? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी डेट इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आई? फिक्स्ड एसेट्स पार्ट होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटीज डेट का पार्ट नहीं होती है। डेट का पार्ट क्या क्या होता है बच्चे? डेट का पार्ट आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट? नॉन करंट लायबिलिटीज इज योर डेट। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी अकाउंटिंग रेशियो पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नॉट चेंज। डन है, क्लियर है? सिमिलर क्वेश्चन बच्चे बदल जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है जो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? आपको फिर से डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है, डेट अपॉन इक्विटी इज 2:1। अब की बार क्या करा आपने? फिक्स्ड एसेट 2 लाख के खरीदे, बट दीज आर पेएबल आफ्टर 30 मंथ्स, दीज आर पेएबल आफ्टर 30 मंथ्स। और हम एज्यूम करते हैं कि अगर इफ नथिंग इज गिवन देन ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ्स। तो ये जो आपकी लायबिलिटी है दिस इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो यहां से आपकी डेट बढ़ जाएगी। तो अब की बार आपकी एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बच्चे यहां से आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो 2 लाख से बढ़ जाएंगी। इट मींस कि आपका न्यूमरेटर will increase and so your ratio will increase, your debt equity ratio will increase, क्योंकि इक्विटी पे कोई असर नहीं आएगा। तो आपका डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है किसी भी मैथमेटिकल रेशियो का, और सिर्फ न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है then it means your ratio will increase। डन है बच्चों? your ratio will increase is the correct answer। ओके, क्या क्वेश्चन है? मोनिका एंड सोनिका, मोनिका एंड सोनिका ये दो पार्टनर्स है बच्चे। इनकी करंट रेशियो कितनी है? इनकी करंट रेशियो है 3:2। तो मोनिका है इस टू सोनिका है, इनकी ओल्ड पीएसआर कितनी है? 3:2। डन है। इन्होंने अभी अपनी नई रेशियो कितनी कर लेनी है? 1:1। न्यू रेशियो कितनी है? 1:1। ठीक है जी। गुडविल की वैल्यू दे रखी है आपको 60,000। मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पता है क्या होती है? G2S होती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। G2S इज माई एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ से मैं फिर से आपको क्विक तरीका बताऊंगा इसका निकालने का। आप यहाँ से इसकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फटाक से निकाल सकते हो। कैसे बच्चे, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये मोनिका है और ये सोनिका है, ठीक है? इनका ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर, इसका टोटल कितना आता है? 5, और इसका टोटल कितना आता है? 2। तो इस बारी क्या है, जो मैं हर बार सिखाता हूँ आपको उसमें टोटल सेम होता है, इसमें टोटल ही डिफरेंट है। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि इनका टोटल सेम हो जाए। इनका टोटल कैसे सेम होगा बच्चे? क्या मैं इस 3:2 को 6:4 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 3:2 को 6:4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और टोटल क्या होगा? 10। क्या मैं इस 1:1 को 5:5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और टोटल दोबारा से 10 होगा, राइट? आई बात समझ में? तो मैंने इस 3:2 को क्या करा? 6:4 लिख लिया, और इस 1:1 को 5:5 लिख लिया, दोनों का टोटल सेम कर दिया। अब यहां से आप देखोगे तो ये पहले इसका ओल्ड शेयर था 6, अभी है 5। इट मींस ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और पहले इसको 4 हिस्से मिलते थे, अभी इसको 5 मिल रहे हैं। तो इट मींस इसमें 1/10 का गेन हो रहा है। आपकी एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि सोनिका डेबिटोरी होगी। कितने शेयर से बच्चे? 60,000 के 1/10 शेयर से। 60,000 इंटू 1/10, तो 6,000 रुपीज। देखो कौन सी ऑप्शन है जिसमें सोनिका डेबिटोरियो, सोनिका डेबिट, सोनिका अकाउंट डेबिट टू मोनिका अकाउंट ₹6,000, पहला ही ऑप्शन है बच्चे। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे क्विकली निकाल सकते हैं बच्चे, इस पे और प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले रखे हैं। क्लियर है बच्चों? चले आगे। ओके, क्या क्वेश्चन है? अर्जुन एंड स्वराज, दो पार्टनर्स हैं अर्जुन और स्वराज। इनकी रेशियो है A:S, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2।
कैपिटल है इनकी 1,20,000 और 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। प्रॉफिट फॉर द फर्म इज ₹18,000। द इंटरेस्ट ऑन अर्जुन कैपिटल विल बी, अर्जुन की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना है बच्चों आपको। देखते ही क्या लगता है, 1,20,000 पे 10% निकाल दो तो 12,000 अर्जुन की कैपिटल का इंटरेस्ट आ जाएगा, 12,000 अर्जुन की कैपिटल का इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की लाइव क्लास में भी समझाया था कि जब भी आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, आपका दिमाग हमेशा इस तरफ चलते रहना चाहिए कि कहीं इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन तो नहीं लग जाएगा। तो लेट्स चेक बच्चे, कैपिटल्स कितनी है उनकी, टोटल कैपिटल्स कितनी है, एक बंदे की है 1,20,000 और ये है अर्जुन की, और स्वराज की कैपिटल कितनी है बच्चे, स्वराज की कैपिटल है 2,40,000। तो इनकी टोटल कैपिटल है 3,60,000। 3,60,000 का 10% अगर निकालेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 36,000। इनके पास तो इतने प्रॉफिट्स ही नहीं है, तो ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का केस है। इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन लगेगी। और रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होती है बच्चे, रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन होती है कि इनको कितनी अप्रोप्रिएशन देनी है। तो कितनी देनी है, ए का इंटरेस्ट है 12,000 ए का, और स्वराज का इंटरेस्ट है 24,000, तो 12:24 आपकी रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन हो गई, यानी कि 1:2। 1:2 अगर आपका अप्रोप्रिएशन का रेट है तो इस रेट के हिसाब से आपका ये जो 18,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 18,000 इंटू 1/3 अगर करेंगे तो 6,000 रुपये अर्जुन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अर्जुन को इसमें से कितना मिलेगा, 6,000 रुपये सिर्फ। ओके जी, तो 6,000 रुपये इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो अर्जुन को 6,000 रुपये मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है a partner withdraws 7,000, a partner withdraws 7,000 at the end of each month। पार्टनर ने 7,000 रुपीज विड्रॉ करे एट द एंड ऑफ ईच मंथ। आपको निकालना है 6% के हिसाब से इंटरेस्ट विल बी, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट विल बी। तो बच्चे 7,000 इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला है मंथली ड्रॉइंग्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू 6% पर एनम इंटू 6% का रेट लगा दिया आपने। और एवरेज पीरियड कितना होगा बच्चे, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड होगा आपका पहली ड्राइंग के बाद कितने पीरियड, कितने महीने बचे हुए बच्चे, कितने महीने बचे हुए हैं। जब एंड ऑफ द मंथ पे निकाल रहे हैं तो अप्रैल का पूरा महीना चला जाएगा, तो लास्ट के 11 महीने आपके पास बचे हुए हैं। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने बचे हुए महीने, पहली ड्राइंग के बाद 11 महीने, आखिरी के बाद कितने बचे हुए, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है आपका 5.5 मंथ्स। ठीक है, तो 5.5 मंथ्स अपॉन 12। सारे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, सारे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे। बच्चे इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर विल बी ₹2310, ₹2310 इसका आंसर है, राइट। ₹2310 इज द आंसर फॉर दिस। ये तो गलत हो गया बच्चों, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। क्यों हो गया ये गलत बच्चों, मैं बताता हूँ ये क्यों हो गया गलत। ये मैंने जान के गलत किया आपके लिए, क्योंकि ऐसी गलती आप लोग कोई भी कर सकते हो। बच्चे आपको ये ध्यान से पढ़ना है, 6% लिखा है कि 6% पर एनम लिखा है। 6% और 6% पर एनम दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं बच्चे। 6% अगर सिर्फ लिखा है, इट मीन्स कि वहां पर आप टाइम फैक्टर को इंक्लूड नहीं करोगे, टाइम फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे। चाहे इस बंदे ने एक दिन के लिए विड्रॉइंग करी होगी तो भी पूरे साल का 6% लग जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे बनेगी बच्चे, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बनेगी, देखो मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर रखा है, सिर्फ 12% बच्चों ने इसका आंसर सही करा है, 88% बच्चों का आंसर गलत है। तो 7,000 इंटू 12 इंटू 6%, दैट्स इट। ये होगा आपका 5040, ये होगा आपका 5040। क्लियर है बच्चों? चले आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यस दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म हैज टू बी इफेक्टेड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। क्या बच्चे आपको पार्टनरशिप फॉर्म करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी ही नहीं है, ना पार्टनरशिप फॉर्म करने से पहले और ना पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद। तो इसका द करेक्ट आंसर विल बी फॉल्स, कि आपको, कुछ बच्चों ने इसमें भी ट्रू पे टिक करा हुआ है
कि बच्चों आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ज़रूरी ही नहीं है। हम क्यों कराना चाहिए, जिससे कि आपके बाद में झगड़े ना हो, तो आपको एक पार्टनरशिप डीड बनवानी चाहिए, अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज इतने ही एमसीक्यूज करेंगे, बाकी एमसीक्यूज कल करेंगे। इन सभी एमसीक्यूज का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप सब लोग ज्वाइन करके इनको ट्राई कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और आज दोपहर में 4 बजे हम लोग फिर से यूट्यूब लाइव पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप को कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग द हार्ड वर्क। थैंक यू बच्चों।